वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। एक बार जल्दी जल्दी से सभी बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही सभी को, और सभी को जय श्री राधे कृष्णा और मोस्ट वेलकम है आपके अपनी बहुत सी प्यारी सी खूबसूरत सी क्लास में। प्रचंड बैच चला हुआ था यूपी टीजीटी साइंस का, फिजिक्स का, मैकेनिक्स पार्ट 9 चल रहा है हमारा। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से बताओ सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग और सभी को जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ जाओ भाई सभी। एक बार जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ रहे हो एक बार थंब कर दो, एक बार थंब कर दो और सभी एक दूसरे को मैसेज डाल के इंफॉर्मेशन दे दो क्लास स्टार्ट है। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। जी जी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास में 9 में रहने वाली है वे चीजें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज अपनी इस क्लास में स्पेशल तौर पे सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क का फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जो है एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी को पढ़ेंगे और एनर्जी को भी दो तरीके से पढ़ेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, पावर को पढ़ेंगे। और फिर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे भाई, रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने एक चीज आपको जो ब्लॉक डायग्राम से एफबीडी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसका एक क्वेश्चन दूंगा आपको टेस्ट के लिए। एफबीडी का एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन है ओनली, एक या दो कह सकते हो, अभी फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, उसका आंसर आपका 5 सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रहने वाली है आज की उसमें। ठीक है, अच्छा कल आपको मैं बता दूं संडे में ना आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा। अब आप सोचोगे कि ऑफलाइन टेस्ट कैसे हो सकता है गुरुजी, क्योंकि आप तो बहुत दूर हो और हम भी काफी दूर है, तो संडे में ऑफलाइन टेस्ट कैसे हो सकता है। तो ऑफलाइन टेस्ट ऐसा होगा और किस टॉपिक का होगा तो वे सारी चीजें मैं आपको एक बार बता दूं। संडे में राइट या तो 12 बजे से पहले पहले या फिर 12 बजे के बाद में। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूं, आपको वो पीडीएफ ओपन नहीं करनी है, उस पीडीएफ को निकलवाना है और निकलवाने के बाद में उस पर टाइम लिखना है, कितने बजे से स्टार्ट करा था फ्रंट पेज पे। उसके बाद उस पीडीएफ पे ही आपको सॉल्यूशन उसके साइड में ही कहीं पे पेज पे वहीं सॉल्यूशन करके उसके आंसर का फिर क्या करना है, फिर खत्म होने पे टाइम लिखना है। ठीक है, खत्म होने पे टाइम लिखना और ईमानदारी से टेस्ट करना अपना। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या काम करना, उसका पीडीएफ ही बना के, फोन से पीडीएफ बना के आप मुझे 1 बाय 1 भेजोगे। ठीक है, 1 बाय 1 भेजने के बाद में उसमें जैसे ही सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सभी के आंसर आ जाएंगे जिसे जिसे भी टेस्ट देना है,
सभी के मेरे पास में पीडीएफ आ जाएगी। मैं ये देख लूंगा कि किसी ने थोड़ा बहुत तो सोल्व करने की कोशिश करी है, क्या चीजें और कितने टाइम में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद मैं ग्रुप पे ही या कहीं भी, हाँ जी, नहीं मैं अभी फिलहाल ना आपको जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है अपलोड इस वजह से नहीं दे रहा, क्योंकि पहले आपको मैंने जितना भी कराया है पहले मैं उसी का टेस्ट एक ऑफलाइन मोड में लेना चाहता हूं आपका, ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं आपको पीडीएफ संडे में भेज दूंगा, ठीक है। आप सभी ईमानदारी से टेस्ट को दें अच्छे तरीके से और बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब क्या सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट का? टेस्ट का सिलेबस ये रहेगा, जितनी भी अभी तक की क्लास मैंने पढ़ाई है, यानी कि 9 क्लास तक पढ़ाया है, उसी का ही आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। चलो जी, तो सभी पहले आज हम सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले सभी अपनी कॉपी पे लिखेंगे वर्क, ठीक है जी। हाँ जी, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे वर्क, ठीक है, वर्क, जैसा आप सब बोलते हो कार्य, कार्य। तो कार्य क्या होता है सर? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन होंगे उस टेस्ट में, नहीं मतलब फिजिक्स के होंगे, मैं फिजिक्स का दूंगा, ठीक है। हाँ, फिक्स टाइम पर भेजेंगे, हाँ जी, फिक्स टाइम पे भेजूंगा और फिक्स टाइम पे ही आपका टेस्ट, फिक्स टाइम पे आपको अपना टेस्ट भेजना है, ठीक है, होने के बाद में, ठीक है। तो उस फिर फिक्स टाइम के बाद में मतलब अपना टेस्ट को, फिर तो वो चीटिंग हो जाओगी ना। तो कार्य समझेंगे भाई हम। तो कार्य को आप अपनी भाषा में किस तरीके से समझते हो, ठीक है। देखो भाई, मैं आपको ध्यान से समझना, वर्क होता है, वर्क एक्चुअल में, आप सभी, अभी मैं वर्क के टाइप नहीं बता रहा, वर्क को 2 तरीके से डिफाइन करा जाता है। वर्क को कितने तरीके से डिफाइन करा जाता है? 2 तरीके से डिफाइन, वर्क को डिफाइन करने का कितने तरीके हैं भैया हमारे पास? 2 तरीके हैं। पहला, हाँ जी, 12 बजे के बाद भेज देंगे सर, हम फिक्स टाइम पर ही भेजेंगे, बिल्कुल सर। पीडीएफ निकलवाने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए, हाँ जी, पूरा पर्टिकुलर टाइम दूंगा सबको, पूरा पर्टिकुलर टाइम दूंगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। और उस पर 1 टाइम ओपन पासवर्ड लगा दूंगा, 4 PM के पहले पीडीएफ। देखो, वर्क को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो, एक होता है हमारा रियल वर्क, रियल वर्क, एक होता है वर्क, होता है एक होता है वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क, इसे बोलते हैं, हाँ जी, इसे बोलते हैं वास्तविक कार्य, वास्तविक कार्य। और इसे बोलेंगे वर्चुअल वाले को आभासी कार्य, क्या बोलेंगे इसे? आभासी कार्य। अब इन दोनों कार्य को ध्यानपूर्वक सही से समझें। सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो 11-12 एप्लीकेशन पर चलवा दो, 11-12 एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हो सुरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल, बस टाइम से मिलते ही इस काम को भी करवा दूं। रियल वर्क देखो ध्यान से, रियल वर्क किस, कौन से वर्क को माना जाता है एक्चुअल में? देखो भाई, अगर हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, यानी कि रेखीय विस्थापन अगर हो रहा है, रेखीय विस्थापन अगर हो रहा है, तो हम क्या होंगे कि यहां पे ये रियल वर्क है। क्या है यहां पे? ये रियल वर्क है। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से अभी मैं समझाने वाला हूं किस तरीके का रहने वाला है यहां पे, और किस तरीके से मैं यहां पे वर्चुअल वर्क कह रहा हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। किसी कोई भी पार्टिकल है हमारे पास, सपोज करो कोई पार्टिकल है, इसे मैंने मास m कह दिया, और इस पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, और ये अपनी फिक्स पोजीशन पर रखा हुआ था। तो यहां से ये जैसे फोर्स लगाया, इस फोर्स के वजह से यो आगे की तरफ न चला,
आगे की तरफ न चला, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक का इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं या तो एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या फिर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो यहां से dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो जहां कहीं भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां पे हम कह सकते हैं कि रियल वर्क हो रहा है। और फिजिक्स भी रियल वर्क को ही मानती है, लेकिन फिजिक्स का एक दूसरा मोड भी है, वो कहती है कि मैं वर्चुअल वर्क को भी उसी तरीके से ट्रीट करूंगी जैसे रियल वर्क है। बस अंतर इस चीज का रहेगा कि रियल वर्क को पढ़ने वाले हो कोई, वो वर्चुअल वर्क को पढ़ने वाले हो। कैसे? वर्चुअल वर्क कहां पे आपने पढ़ा होगा? वर्चुअल वर्क आपने पढ़ा होगा, आप जब ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे एक मैकेनिक्स नाम की किताब आती थी, आपने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा वहां पे, याद है किसी को? ऑटोवोड मशीन पढ़ा होगा, है ना? और आपने एक वो पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है किसी को? जल्दी से बताओ। तो वहां पे अगर आपने देखा होगा कि मान लो कोई भी गोल चीज है, मान लो कोई भी गोल चीज है, बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्मेट का कोई मास है m, और मैंने इसे ट्विस्ट करके ऐसा घुमा दिया, ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दिया। अब मैंने फोर्स लगाया लेकिन अपने स्थान पे यो डिस्प्लेस तो हुआ ना, लेकिन अपने स्थान से डिस्प्लेस तो हुआ ना, लेकिन अपने स्थान पर रखा जाने के बाद में यो क्या हुआ? गोल गोल ऑर्बिटल में, मतलब इस तरीके से गोल गोल रोटेशन एक्सिस करने लग गया, वहीं पे अपनी रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ घूमने लग गया। तो ऐसे हम, हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसे हम यहां पे भी तो वर्क हुआ, लेकिन इस वाले वर्क को हम क्या बोलते हैं? इस वाले वर्क को बोलते हैं हम वर्चुअल वर्क। क्लियर हुआ? तो आपको कौन से टाइप के वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है? लीनियर, इसके रियल वर्क पे ज्यादा ध्यान देना, और इसके बारे में ही चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वर्क कौन सा वाला पढ़ना हमें। दो तरीके का वर्क होता है, एक तो रियल वर्क होता है और एक वर्चुअल वर्क होता है। रियल वर्क किसे बोलते हैं? जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि फोर्स लगाने पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, और इस वाले में फोर्स तो लगाएंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना होगा, लेकिन यहां पे हम वर्क तो हुआ है अगर एक्चुअलिटी मानना तो इस वजह से यहां पे क्या बोलेंगे इसे? वर्चुअल वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब रियल वर्क क्या होता है। ठीक है, तो क्लियर होगी सभी को ये कहानी। तो सभी अपने उसमें लिखेंगे एक्चुअल में वर्क ना पढ़ के हम पढ़ेंगे रियल, यानी कि वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ी, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि हम फोर्स लगा रहे हैं और वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पे काम हुआ। अब काम होने की जो है, समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूं। देखो भाई ध्यान से समझेंगे, ऐसा वर्क जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए अपने स्थान से। मान लो ये कोई एक मास था, गुटका रखा हुआ था और मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, यानी कि यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ रियल वर्क है। ठीक है, अब वर्चुअल वर्क को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कोई भी एक गोल चीज है, जैसा आप कभी डॉक्टर के पास में जाते होगे या फिर पेपर वेट देखा होगा, पेपर वेट को आप ऐसा ना घुमान लगते हैं, तो आपने उसे घुमाया और वो अपने स्थान पर लगातार घूमा लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि यहां वर्क हुआ है। लेकिन फिजिक्स इसे किस में ट्रीट करती है? फिजिक्स इसमें ट्रीट करती है वर्चुअल वर्क में। समझ में आ गया जी? स्वर्ण सिंह जी जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? तो हमें कौन से वाला वर्क पढ़ना है? रियल वर्क पढ़ना है, यानी कि जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। वास्तविक कार्य, तो वास्तविक कार्य को अगर मैंने W से रिप्रेजेंट करा तो इसमें एक फोर्स होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डॉट S यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये ना मतलब जो है हमारा, मैं इस वर्क को डिफाइन नहीं कर सकता, कुल मिलाकर ऐसा बोलते हैं वर्चुअल टीचिंग। जैसा मैं दूर रहकर आपको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा बोलते हैं वर्चुअल टीचिंग। ठीक है ना, तो ये F है, ये हमारी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और ये भी क्या है हमारी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है फोर्स जो है हमारी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी होती है हमारी, यानी कि विस्थापन जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर और वेक्टर का इससे कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है पॉइंट बना के कि जो ये है ना वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मिलके क्या बनाता है वो, मतलब वेक्टर और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मिलके क्या बनाता है, स्केलर को बनाता है। किसे बनाता है, स्केलर को बनाता है। ठीक है, यानी यहां पे अदिश को बनाता है, यानी कि सदिश और सदिश का, सदिश और सदिश का मैं ये एक फॉर्मेट के तौर पर बता रहा हूं, मैं अभी यहां पे इनकी एप्लीकेशन नहीं बता रहा। ठीक है, कि वेक्टर और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन, अदिश गुणन मिलके ही वर्क के फॉर्मेट में स्केलर बना कर देता है हमें। तो यहां से आप समझ सकते हो कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, जल्दी से बताओ। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये होती है हमारी अदिश राशि, अदिश राशि। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है रियल वर्क की, वो क्या होती है, जूल होती है। कैसी होती है, जूल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। या फिर दूसरी पर्टिकुलर कोई यूनिट की बात कर लगा, पर्टिकुलर यूनिट की बात कर लगा तो न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, तो और दूसरी चीज वर्क की एक यूनिट और होती है जिसे हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और ये होती है ईआरजी, अर्ग। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। एक सनी देओल की मूवी देखी होगी, सातों को मारूंगा सात मारूंगा, पता ना कौन सी मूवी है। तो मारने का भी एक काम कर रहा है वो। तो एक जूल जो है 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है, यानी कि एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए भी याद रख लेना है। ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा सुपर फास्ट और लगा, वो क्या पूछता है यहां से कि एक अर्ग में कितने रहने वाले हैं। तो एक अर्ग में रहने वाले हैं 10 की पावर -7 जूल। ठीक है, 7 जूल, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सभी एक नोट डाउन कर लेना, अगर कोई नोट डाउन कर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं जो रियल वर्क होता है वो कितने टाइप का होता है, जो वर्क होता है वो कितने टाइप का होता है, तो 3 तरीके का वर्क होता है। क्या होता है भैया, 3 तरीके का। ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा होगा आपका, ये जो आज की क्लास है आपकी थोड़ी सी लिखने की और बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, पर लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको डेफिनेटली एक बात कह देना चाहता हूं कि हर क्लास में से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और वो नया ही अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो आपके बहुत ज्यादा भला होने वाला है वहां पर। ठीक है, तो वर्क कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे तरीके से मैं रियल वर्क की बात कर रहा हूं, वास्तविक कार्य की बात कर रहा हूं। एक तो नेगेटिव होता है, चलो नेगेटिव पहले ना लेके पॉजिटिव को ले लो भैया, क्योंकि पॉजिटिव की बहुत जरूरत है, नेगेटिविटी तो बहुत फैली हुई है। यानी कि जो हमारा रियल वर्क है वो एक तो पॉजिटिव होता है, एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एक कैसा होता है, जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो होता है। ध्यान देना। अब फॉर्मूले को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको यहां से 2-3 चीजें ध्यान से समझ में आएगी। क्या ध्यान से समझ में आएगी कि W = FS डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो FS कोस थीटा, यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये वर्क को एक्चुअल में डिफाइन करेगी। एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेगी, ध्यान देना। अगर देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है या इक्वल है, या फिर 90 से कम है, 90 से कम है। चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं 0 से। कोस 0 की वैल्यू रखी यहां पे तो 1 आएगा। कैसा आएगा, 1 आएगा।
ठीक है, फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला, कोस जैसे जैसे 90 की तरफ मतलब जैसे मैं 0 से फिर मैं 30 की तरफ जाता हूं, तो √3/2, ठीक है, √3/2, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन 90 पे आकर वो कैसा हो जाएगा 0। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 90 से कम कम और 0 के इक्वल, ये 0 से बड़ा बड़ा ही पॉजिटिव वर्क देगा। क्लियर होगी ये वाली बात? जल्दी से बताओ, क्लियर होगी? चलो मैं एक बार रख कर दिखा देता हूं। यहां पे W की वैल्यू जैसे 0 पे चेक करा मैंने, FS cos 0, जैसे cos 0 बना तो W बराबर FS पॉजिटिव वर्क बना। और 90 से कम कम में तक ये कहानी कैसी बनती रहेगी? पॉजिटिव की बनती रहेगी। अब लेकिन जैसे ही मैं यहां पे आया, ये बिल्कुल जनरल बात थी। देखो अब कहां कहां पे ऐसा बनता है, थीटा बराबर 0 कहां पे बनता है? आपने सभी ने देखा फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में यानी कि मुक्त रूप से गिरते हुए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में, गिरते मुक्त रूप से गिरते पिंड में कोई फ्री फॉल बॉडी है, ठीक है, फ्री फॉल बॉडी है, तो वहां पर एंगल कितना होता है? थीटा बराबर 0 होता है। तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि कार्य कैसा हो रहा है? यहाँ पे प्लस का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो, जो नेगेटिव वाला है, अब ध्यान से 90 पे तो कैसा दे देगा वो? 0 दे देगा। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। बताओ भाई, माइक बदलने की जरूरत है? अगर माइक बदलने की जरूरत होगी तो फिर मैं माइक बदलता हूं, ठीक है। बताओ सभी, ये एडजस्ट हो पा रहा है? एक बार बताओ जल्दी जल्दी से। थोड़ा बहुत ही हो पाता होगा यार। जल्दी बताओ भाई, माइक बदलने की जरूरत है? ठीक है, जल्दी से बताओ, जरूरत हो तो फिर मैं बदल दूंगा। सही है सर, अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। देखो भाई, नेगेटिव कंडीशन कहाँ कहाँ पे बन सकती है अब इसकी, देखो कभी कभी करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे थीटा बराबर 90 रख लूं, और तो वो 0 वर्क दे देगा, है ना। थीटा बराबर 90 रख दो, 0 दे देगा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, कहाँ कहाँ पे कोस की वैल्यू किस किस टर्म्स पे है? हाँ जल्दी से बताओ, कोस की वैल्यू किस किस टर्म्स पे 0 आ रही है? जल्दी बताना एक बार। कोस की वैल्यू किस किस टर्म्स पे 0 आ रही है? जैसे यहां पे देखोगे आप, थीटा बराबर अगर 90 होगा, तो यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम 0 बनना होगा क्या? नहीं सर, 90% से कम चल जाएगा, ठीक है। बाकी बताओ सभी जल्दी से, क्या एक टर्म्स और है थीटा की वैल्यू कोस में, एक और है जो 0 देती है? जल्दी से बताओ भाई, 0 देती है, एक टर्म्स और है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और नेगेटिव यानी कि 0 से ज्यादा होने पे, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू जो है कितने से? 90 से ज्यादा है। लेकिन एक टर्म्स और है, परपेंडिकुलर नहीं, एक टर्म्स और है, परपेंडिकुलर तो ठीक है, एक टर्म्स और है 270, क्योंकि थीटा की वैल्यू 270 पे भी, क्योंकि कोस 270 की वैल्यू भी कैसी होती है? 0 होती है, बिल्कुल सही लिखा है। तो थीटा के 90 की से तो ज्यादा होना चाहिए, और 270 से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये नेगेटिव दे देगा यहाँ पे। और नेगेटिव वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस केस में W की वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक टर्म्स पूछता हूं, और आप सभी को भी बहुत अच्छे तरीके से ये टर्म्स याद रखनी है कि W मैक्सिमम नेगेटिव किस एंगल पर होगा? मैक्सिमम नेगेटिव किस एंगल पर होगा? W मैक्सिमम नेगेटिव किस एंगल पर होगा? ऐसा कौन सा है
थीटा बराबर कितना रखूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बाकी इतने यहां पे लिख देता हूं मैं। डब्ल्यू बराबर यहां पे देखोगे कैसा होगा, टर्म्स जीरो होगा, कैसा होगा, जीरो। और इसके एग्जाम्पल भी अभी लिख देता हूं। पहले ये बताओ डब्ल्यू मैक्सिमम नेगेटिव कब रहा होगा, कितने डिग्री के एंगल पे, सभी को कमेंट करके बताना भाई, कितने डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा रहा होगा। हाँ वो तो एग्जाम्पल हो गया। हाँ 180, एक 180 पे, यानी कि थीटा अगर 180 रहा है, थीटा अगर 180 रहा है तो डब्ल्यू मैक्सिमम सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगा। ये आपसे पूछता है कि थीटा बराबर 180 पर महत्तम, महत्तम नकारात्मक, नकारात्मक कार्य मिलेगा, ध्यान रखना, कार्य मिलेगा, कार्य मिलेगा, याद रखना। और सबसे ज्यादा केस आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, जितना भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है, घर्षण बल। ज्यादातर आपने देखा होगा घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक है ना। ऐसी वो जैसे एक रबड़ का छल्ला नहीं होता, रबड़ का छल्ला होता है, वेट लगा नीचे की तरफ ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता हुआ चला है ना, वो 90 डिग्री का ही बनता है। जितना भी स्प्रिंग का केस अगर कोई देखोगे, ठीक है, स्प्रिंग का केस देखोगे, रबड़ के छल्ले का केस देखोगे और फ्रिक्शनल फोर्स का केस देखोगे, तो ये सभी नेगेटिव वर्क में जाने वाले हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये किस किस में, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, तो इस केस में डब्ल्यू कैसा होता है, जीरो होता है। कोई भी सन के अराउंड में प्लैनेट जो है चक्कर लगा रहे हैं, अगर सन के अराउंड में जो चक्कर लगा रहे हैं, यहां पे भी डब्ल्यू कैसा होगा, जीरो होगा। कोई भी कुली जो है अपने सिर पे बोझा लिए हुए है, ठीक है, वेट लिए हुए है, ठीक है, और पृथ्वी से वो कितने डिग्री का, 9 अपने उससे मतलब पैर से और वजन तक का वो पूरा 90 डिग्री फॉर्मेट बनाया हुआ है ना। हाँ ठीक है, तो ये कैसा बनेगा हमारा जो है, ये भी कुली वाला भी कैसा बनेगा, डब्ल्यू इजिकल टू जीरो पर बनेगा, ठीक है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो 180 का एंगल बनाता है, बट डन टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मीन्स ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे स्वर्ण सिंह जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है एक्चुअल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है हमारा, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और वे किसी एक सेंट्रीपिटल फोर्स के हेल्प से मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो क्योंकि एक पूरा पाथ कवर करके चलता है, पूरा पाथ कवर करके चलता है, जिस स्थान से गया वो वहीं पे वापस आ गया, तो ये एक तरीके से आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब वर्चुअल वर्क में भी ऐसा कह सकते हो कि उसी जगह पे, जिस जगह से वो चला उसी जगह पे जाकर खत्म हो गया, यानी कि एक तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसमें ना हुआ। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना हुआ तो यहां पे हम इसे किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, नेगेटिव वर्क, वो जीरो वर्क के, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होगी हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से सभी थंब करके बताएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, वर्क हमने क्लियर कर लिया यहां से। सर मोमेंटम के क्वेश्चन भी करा देना, हाँ जी, मोमेंटम के क्वेश्चन भी हो जाएंगे आज के उसमें, हाँ जी, वो काइनेटिक एनर्जी के उसमें समझा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी एक बार सभी थंब कर देंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, एनर्जी से। ध्यान देना भाई। आपसे कहूं एक्चुअल में होती क्या है, किसी भी काम को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब यदि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वहां पर किसी भी काम को करने में और समय का ध्यान ना दिया जा रहा, इस बात का ध्यान रखना सभी, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है लेकिन समय का ध्यान ना दिया जा रहा, यानी कि एनर्जी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहना पड़ेगा कि भैया समय यहां पे बिल्कुल भी ना हो और वर्क हो रहा हो तो कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बस समय की ना बात हो गई, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एनर्जी जो है दो तरीके से आप पढ़ते हो, दो तरीके से पढ़ते हो आप, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और एक आप पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी। एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन आ रहा है भाई एग्जाम के लिए। एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, स्थितिज ऊर्जा। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां से क्वेश्चन अंदर से बनता है, वो लगता है ऐसा है कि एसएचएम से क्वेश्चन आया लेकिन एक्चुअल में वो यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि एसएचएम का और एनर्जी का एक दूसरे से पैरेलल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बात आई समझ में। देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या रहा होगा, मोशन की वजह से काम होगा, मोशन की वजह से क्या होगा, वर्क होगा। ये शॉर्ट डेफिनेशन है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने के लिए हमें एक तरीके से मोशन की जरूरत होनी चाहिए। अब मोशन की वजह से काम हो रहा है, अगर मोशन की वजह से कार्य हो रहा है, वहां पर गति की वजह से काम हो रहा है, तो हम कह देंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। कैसे, अगर मैं कह रहा हूं पानी भाव से नाव का चलना, इसका मतलब है पानी के अंदर मोशन है और मोशन की वजह से ही नाव चल पा रही है। पानी के भाव की वजह से क्या हो रही है, नाव चल पा रही है। तो हमने किसकी नाव चलाने के लिए किसकी हेल्प ली, पानी के भाव की हेल्प ली, और पानी के भाव में क्या है, मोशन है। तो यहां पे किसे पढ़ेंगे, कंसेप्ट को हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है इसी फॉर्मेट से यानी कि काइनेटिक एनर्जी से ही क्या बना हमारा, काइनेटिक एनर्जी से ही वर्क आया। अगर काइनेटिक एनर्जी में ही क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो वो क्या कहलाता है, काम कहलाता है। एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज को हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज को मैंने दिखा दिया डेल्टा के से, और W इजकल टू मैंने इसे क्या लिख दिया, K2 माइनस K1 लिख दिया। और मैं इसे कौन सी थ्योरम के नाम से जानता हूं, जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम के नाम से जानता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है एक तरीके से किसी भी बॉडी के ओरिएंटेशन में चेंज कर रहे हैं, बॉडी के मैं ओरिएंटेशन कह देता हूं, ओरिएंटेशन, या फिर एक तरीके से पोजीशन में चेंज होने की वजह से, यानी कि वस्तु की स्थिति या विन्यास में बदलाव की वजह से जो सी एनर्जी आ रही है
उसे कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ सभी को? वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल बढ़िया। एक बार नोट कर लो और जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, ठीक है। और बेहतरीन बेहतरीन सी चीज आपको यहां पे बताने वाला हूं मैं, ठीक है। और एनर्जी के बारे में बात कर लगो तो ये भी एक तरीके से वर्क ही बनाती है, यानी कि एक तरीके से कोई सी भी एनर्जी हो वो वर्क ही बनाती है। और वर्क हमारी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक इसका भी क्या रहने वाला है? जैसे इसका वर्क है, वर्क किसके इक्वल हो रहा है? एक तरीके से एनर्जी के इक्वल है, तो यहां पे भी हम क्या कह देंगे? जूल कह देंगे। इसका मात्रक भी क्या रहेगा? जूल रहेगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला ध्यान से समझना सभी एक बार, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो पहले जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो यहां से बनने वाला है। फिर मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट में ही क्या चला? वर्क एनर्जी थ्योरम चली। वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कोई जो वर्क होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क आ रहा, और एक्चुअल में वर्क आता किसकी वजह से है? एक्चुअल में वर्क होता है फोर्स की वजह से। और फोर्स को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए, जो सही तरीके से डिफाइन करने के लिए और मैग्नीट्यूड टर्म्स को दिखाने के लिए न्यूटन का कौन सा लॉ है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, जल्दी जल्दी से। वर्क को तरीके से डिफाइन करने के लिए, यानी कि वर्क किससे रिप्रेजेंट, वर्क किससे रिलेट कर रहा? फोर्स से रिलेट कर रहा। वर्क किससे रिलेट कर रहा है भैया? यहां पे आप देख रहे होगे कि वर्क रिलेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, और वर्क एक्चुअल में रिलेट करता है फोर्स से। अगर फोर्स ना लगे तो वर्क हो ही नहीं सकता। और जब फोर्स को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए न्यूटन का सही मायने में एक्चुअल जो लॉ है वो सेकंड लॉ है, जो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो इस वजह से आपसे यदि कोई पूछने लगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कौन से लॉ को फॉलो करती है, कौन से लॉ को फॉलो करती है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करती है। ये कितनी बारी टर्म्स बनकर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आया हुआ है, आज से याद रख लेना सभी, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ तो बस एक तरीके से ओरिएंटेशन फॉर्मेट को दिखाता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड टर्म्स को दिखाता है, जो सबसे सटीक रूल माना जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ माना जाता है। तो इस वजह से कार्य ऊर्जा परिमेय किस नियम को फॉलो करती है? न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं। मैं हिंदी में यहां पे लिख भी देता हूं कि कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को फॉलो करती है, फॉलो करती है। क्लियर हुई ये वाली बात? अब थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे हमारी आ गई कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है, मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया है कि ओरिएंटेशन जो है, हाँ जी, ओरिएंटेशन में चेंज आ गया है, या किसी प्रकार से एक तरीके से किसी स्थिति में चेंज आ गया है, तो हम वहां पे कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितने प्रकार से ही टूटी हुई रहती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, एक्चुअल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में मेन कंसेप्ट है एच का, हाइट का रोल है। जहां कहीं भी हाइट का रोल आपको दिखाई देवे, जैसे हथौड़े को हवा में उठाने पर, हथौड़े को हवा में उठाने पर कोई काम करना पड़ रहा, हवा में
उठाने पर, यानी कि कोई भी हैमर है, जैसा कोई भी हैमर है हमारे हाथ में और वो अपनी इनिशियल स्टेज पे रखा हुआ है, स्टेट पे, और हमने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया। जितने ऊपर आप हाइट से उठाते रहोगे और जब हम उसे छोड़ेंगे, नीचे की तरफ छोड़ेंगे, तो ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाओगी। वो एनर्जी स्टोर होकर काइनेटिक एनर्जी के तरीके से काम करने लग जाओगे। तो इसका मतलब है जहां कहीं भी हाइट की बात हो जाओगे, यानी कि हथौड़े को हवा में उठाना और जैसे झरने से पानी का गिरना, झरने से पानी का गिरना, वहां भी क्योंकि आप देख रहे हो कि वहां भी हाइट का रोल है, झरने से पानी का गिरना, ये सब क्या है हमारे किसमें आएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे। अच्छा एक जल्दी से बताओ, बंदूक से जो गोली निकलती है वो किस कंसेप्ट में आओगी, जल्दी से बताओ। तो उसमें बंदूक से जो गोली निकल ली है वो किस में आती है, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट में आती है। तो बुलेट फायर किस में आता है, ये कभी कभार का एग्जाम में बन के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। बुलेट फायर, बंदूक से गोली निकलना किसका एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली निकलना किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। इसका एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और हथौड़े को, हैमर को जो है हवा में ऊपर उठाना किसका एग्जाम्पल है, ये सभी हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कुल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब यहाँ पे हवा में, हवा की बात हुई है, हाइट की बात हुई है स्पेशल तौर पे, और हाइट के साथ साथ स्पेशल और क्या भी आ जाता है, ग्रेविटेशनल आ रहा है तो जी। तो इसका मतलब है U इजकल टू यहां से क्या बन जाता है, mgh बन जाता है। क्या बन जाता है, mgh बन जाता है। तो आसान है, आप याद रहे। और ये U जो है कभी कभार ये काम का भी मतलब एक तरीके से काम के इक्वल भी काम करने लग जाता है, यानी कि U इजकल टू mgh है तो W इजकल टू mgh भी आ जाऊगा, और U की जगह काइनेटिक एनर्जी भी बन जाएगी, यानी कि K इजकल टू mgh भी बन जाएगा। किस केस में, जब कन्वर्ट हो रही हो चीजें। ध्यान रखना मेरी बात को, आप कभी यही सोचो कि U इजकल टू mgh तो हर किसी केस में भी आपको पोटेंशियल के लिए लेना नहीं। जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी घटकर काइनेटिक एनर्जी बननी होगी या काइनेटिक एनर्जी घटकर पोटेंशियल एनर्जी बननी होगी, तो इस U की जगह कभी कदाक हम क्या करा करेंगे, थोड़ा चेंज भी करा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सारी चीजें कंफर्म करवा दूंगा मैं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये तो पहले टाइप की थी, ए टाइप की, अब बी टाइप की बता देता हूं मैं एक बार, बी टाइप की कौन सी होती है। और बी टाइप की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली, स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जब आप कभी भी यूज करोगे तो आपको जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं 1/2, सिंपल तौर पे आप ये वाला यूज करोगे। लेकिन न्यूमेरिकल तौर पे कभी भी आप बनाओगे, तो ध्यान देना कैसा कैसा बनाना है। यूज एफ इजिकल टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, हुक्स लॉ, सभी ने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ, हुक का नियम। किसका नियम, हुक का नियम, हुक का नियम। तो कभी कभार यहां से जैसे आप टर्म्स बनाते हो, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स लेता हूं मैं। अब अगर माइनस के निशान पे मैं ध्यान ना दूं, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में ना क्या चीजें हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है सीधे डायरेक्शन में, तो मैं अगर कोई ध्यान ना दूं तो यहां से के की वैल्यू कितनी आओगी भाई, एफ बाई एक्स आओगी। तो मैं ये के इजिकल टू एफ बाई एक्स, न्यूमेरिकल में के इजिकल टू एफ बाई एक्स, और ये जो होता है हमारा ये फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। याद रहे इस बात में मैं क्या बता रहा हूं, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ध्यान देना भाई, ये न्यूमेरिकल का पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल फिर होंगे नहीं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। कैसे कि स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी सिंपल ये होगा, तो अगर सिंपल ही ऑप्शन में दिया रखा है तो आप यूज ये कर लोगे, इसे कर लोगे, आप इसे यूज कर लोगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये यूज नहीं करनी, इसका एडवांस फॉर्मेट यूज करना। कैसे, के इजकल टू एफ बाई एक्स यहां से निकाल लेंगे, और फिर यू इजकल टू दूसरे फॉर्मेट में यू इजकल टू 1/2, ये जो के की वैल्यू है एफ बाई एक्स यहां पे रखेंगे, एफ बाई एक्स यहां पे रखेंगे,
और ये जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर लेके चलेंगे यहां पे, यानी कि x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ध्यान देना भाई, यहां पे इनिशियल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना भाई, ध्यान देना भाई, ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना, ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाओगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाओगा यदि आप ध्यान से नहीं दोगे ध्यान। ठीक है, ध्यान से नहीं दोगे ध्यान। जल्दी से बताओ, ये वाली बात क्लियर होगी सभी को? अब ये जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं। ये जो फोर्स कांस्टेंट है के, इसकी बातों से, मतलब इससे रिलेटेड बातों से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो के है, ये फोर्स कांस्टेंट, फोर्स स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट बोल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट से मैं यहां पे लिख देता हूं, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट से संबंधित सवाल आते हैं, संबंधित सवाल आते हैं, कैसे आते हैं मैं अगले स्लाइड पे, पहले ये वाली बात बताओ। इस वाली स्लाइड की कहानी सबको खत्म होगी? अगर सभी को खत्म होगी हो तो यस लिख दो एक बार, फिर मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? जल्दी डन लिख दो भाई सभी। कोई सी बात बतानी हो तो रिपीट लिख देंगे। ठीक है, सवाल आते हैं, बिल्कुल। चलो, तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना हो जाती है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। मैं यहां लिख देता हूं रिमार्क, न्यूमेरिकल टर्म्स है ये, रिमार्क न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, नोटेड, बहुत बढ़िया। अब के से संबंधित कैसे कैसे सवाल आते हैं थोड़ा सा ध्यान देना भाई। आप सभी ने फॉर्मूला देखा होगा, आप सभी ने फॉर्मूला देखा होगा कि एफ इजिकल टू यहां से क्या था, माइनस के एक्स था। तो के का कितना आ जाओगा यहां से, माइनस के एफ बाई एक्स आ जाओगा। अगर मैं इस एक्स को लेंथ मान लू, वायर की लेंथ मान लू, तो यहां से आपको एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा 1/L। यानी कि वायर की लेंथ बढ़ाने पर या स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाने पर, स्प्रिंग की या स्प्रिंग वायर कह दूं मैं यहां पे, स्प्रिंग वायर की लेंथ बढ़ाने पर, वैल्यू बढ़ाने पर के की वैल्यू कैसे हो जाओगी, घट जाओगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, अब जैसे जितना मोटी स्प्रिंग रहेगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी कि स्प्रिंग का एरिया यदि बढ़ा दोगे तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि कोई चीज, जो कोई सी भी मेटल आप यूज कर रहे हो स्प्रिंग के लिए, अगर मेटल की वैल्यू जितनी ज्यादा हार्ड होगी, मेटल की वैल्यू जितनी ज्यादा हार्ड होगी, ठीक है, के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक तो है कॉपर की स्प्रिंग, सेम टू सेम कॉपर की है, और एक स्टील की है, तो दोनों में से किसके लिए के की वैल्यू ज्यादा रहने वाली है? तो दोनों के कंपैरिजन में, यानी कि एक तरीके से के कॉपर, के सीयू ले लेता हूं, और क्या ले लेता हूं, के स्टील ले लेता हूं। ठीक है, के स्टील ले लेता हूं, तो के की वैल्यू इसके लिए ज्यादा, स्टील के लिए ज्यादा वो रहने वाली है, क्योंकि ये इससे ज्यादा तकड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि जितना मेटल कैसा होगा, जितनी धातु कैसी रहेगी कठोर, के की वैल्यू भी उतनी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, और बात ध्यान से समझ लो, यहां पे क्या बता रहा हूं। अगर मान लो कोई स्प्रिंग है हमारे पास, मान लो ये कोई क्या है, स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, और इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, के है। तो अगर मैं इसे कुछ हिस्सों में काट दूं, यहां से काट दूं, यहां से काट दूं, तो अलग प्रत्येक हिस्से का, ईच पार्ट का इक्वल हिस्सों के लिए ये है भैया, ईच पार्ट का जो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा वो के डैश क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा, इक्वल हिस्सों के लिए। मच्छर कहां पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि ये जो नया है,
न्यू फोर्स कांस्टेंट, और ये कैसा है हमारा ओल्ड वाला। ठीक है, जितने हिस्सों में काटोगे तो ईच पार्ट का ये हो जाएगा। सर नोट कर लिया है और रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल सर, एक बार पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल अभी कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो वापस बढ़ लेते हैं। हाँ भाई ध्यान देना भाई, मैंने कहा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसा है, U इजिकल टू 1/2 kx² है। ठीक है, ये जो x है हमारी एक तरीके से उसका खिंचाव है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी साइड में u है। तो ये तो सिंपल, यदि ऑब्जेक्टिव में आपका बन के आए कि सिंपल हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है और उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है तो ये बताइए। लेकिन कभी कभार न्यूमेरिकल करते वक्त आपसे किसकी वैल्यू दे देता है, वैल्यू दे देता है फोर्स की, और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। यस फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल के इस के की वैल्यू को कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। और जैसे यहां पर रख दी मैंने f/x, तो यहां से न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, और ये u जो है ये w का भी काम करने लग जावा है, इसका भी काम करने लग जावा है, w का भी। ठीक है, और इसमें जो ये फोर्स कांस्टेंट था के, इससे संबंधित सवाल आते हैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके। सवालों को भी मैंने शायद SHM जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पे बताए भी थे। ठीक है, कि अब के फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट से कैसे कैसे सवाल आते हैं वे जल्दी बताओ। जिससे भी रिपीट करवाना था वो समझ में आ गया सभी को। अगर दोबारा से भी रिपीट करना हो तो मैं दोबारा से भी बता दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को जिसने रिपीट लिखवाया था भाई? यस, क्लियर हो गया। चलो संबंधित सवाल देख लेते हैं। संबंधित सवाल में, बिल्कुल संबंधित सवाल में क्या है कि यदि स्प्रिंग वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मतलब के घटेगा। ठीक है, अगले वाला नो सर आगे चले। ठीक है, इसके बाद के का, यानी कि जैसे स्प्रिंग का एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहा होगा उसका एरिया, मतलब पास पास में जितने ज्यादा रहे होंगे के की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब यदि मैंने स्प्रिंग का पहला जो स्प्रिंग थी उसका कैसा था, मतलब के था फोर्स कांस्टेंट, और इसे कट कर दिया इक्वल हिस्सों में, तो ईच पार्ट का नया फोर्स कांस्टेंट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये एन क्या है, यहां से कटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझेंगे के बारे में और बातें कि जितनी मेटल हार्ड होगी उतना ही के की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे, अगर मैं कह लगू कॉपर और स्टील मैंने दो एक ही तरीके की स्प्रिंग ले ली, एक ही वेट की, सब कहानी की, तो इसमें के का जो कॉपर वाले का कम रहेगा के की वैल्यू, और स्टील वाले के लिए के की वैल्यू कैसी रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ सभी को। फिर मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूं। सभी एक बार नेक्स्ट लिख देंगे अगर क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी एक बार सभी नेक्स्ट लिख देंगे भाई। जल्दी जल्दी से बताएंगे भाई। यस सर, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं जो इसी के फॉर्मेट पे, अगर हमारे पास मान लो दो स्प्रिंग है और उनके फोर्स कांस्टेंट पहली वाली का K1 है, दूसरी वाली का क्या है K2 है, और ये किस में जुड़ रही है, सीरीज में जुड़ रही है दो स्प्रिंग एक साथ, तो इनके लिए रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्या रहता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है जैसा रेजिस्टेंस में आपने देखा होगा।
ये कैपेसिटेंस की बहन है, इनडायरेक्ट वे में कैपेसिटेंस की बहन। क्या होगा, पैरेलल में क्या आता था, K इजकल टू K1 प्लस K2। ये किसकी बहन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कैपेसिटेंस बिल्कुल ऐसी ट्रीट करा है कि झलक। ठीक है। सर के क्या है, के है यहां पे, अच्छा एरिया है, ए फो बोले तो एरिया, और के है यहां स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कैपेसिटर की झलक है, बिल्कुल जैसा कैपेसिटर ट्रीट करता है ऐसे स्प्रिंग भी ट्रीट करती है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देगा भाई, अगर हमने आपसे कहा अब यहां से और कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो ध्यान देना भाई। एक है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से मैं रिलेटेड क्वेश्चन और रिलेटेड कंसेप्ट पूछा जाता है। रिलेटेड क्वेश्चन एंड कंसेप्ट कैसा पूछे जाते हैं, ध्यान देना भाई सभी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको कहोगे फॉर्मूला K इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, P इजकल टू mv। अब K वाली टर्म्स को ही लेके चलो भैया, K वाली टर्म्स को ही लेके चले तो K इजकल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां अगर मैं किसकी m की ही मल्टीप्लाई कर लूं और m की ही डिवाइड कर लूं, तो आप देखोगे K इजकल टू यहां से क्या बन गया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। तो बेफालतू की इधर भेज दो 2km, और ये क्या बन गया यहां से m स्क्वायर v स्क्वायर। अब m स्क्वायर v स्क्वायर को अगर यहां से p स्क्वायर देख, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह तो p स्क्वायर रखा जा सकता है, तो 2km इजिकल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना, कभी कभार के फॉर्मूला ऐसा बन जाता है p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, p स्क्वायर बाई 2m। अब इसके स्पेशल केस कैसे आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल को करने का फॉर्मेट कैसा आता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं, तो वे बता देता हूं मैं। हाँ जी, स्प्रिंग बल नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। देखो भाई, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, यदि यदि P सेम हो गया, मान लो कोई भी दो पार्टिकल हैं, या कहानी ऐसा होगी P सेम हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर P सेम हो जाएगा यानी कि P सेम होगा, या फिर कांस्टेंट हो गया P, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा हो गया, रेखीय संवेग कैसा हो गया, रेखीय संवेग कैसा हो गया, नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू कैसी बनेगी, यहां से 1/m बनेगी। तो आप कह सकते हो कि जितना m की वैल्यू कम होगी, जितना m की वैल्यू कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी यहां पे। तो मैं ऐसा K ना लिख के इस तरीके से लिखो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि K तो पीछे भी आ गया था ना, बस इसमें अंतर इतना होगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि P कांस्टेंट होने पर, यह रिमार्क है यहां से, P यहां से क्वेश्चन बनते हैं, P कांस्टेंट होने पर, P कांस्टेंट होने पर हल्के जो लाइट लाइट मास है, लाइट मास, हल्के द्रव्यमान, हल्के द्रव्यमान की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, अधिक होगी। क्लियर होगी ये वाली बात, जल्दी से बताओ क्लियर होगी यहां तक की। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं, सभी यस लिख देंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूं भाई। एक बात तो ये समझ में आई, दूसरी स्लाइड देख लेते हैं, सभी एक बार यस लिख देंगे। कुछ बात समझ में ना आई तो रिपीट लिख देंगे भाई एक बार। कमेंट नहीं आ रहा आपका अच्छा, उतारने पे ध्यान दे रहे हो, यस, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी दूसरी केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड देख लेते हैं। तो के इजकल टू क्या बना था, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट होगी या सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया इस बार, कांस्टेंट कर दिया या फिर सेम कर दिया। तो इस केस में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये कांस्टेंट 2 तो पहले से कांस्टेंट है, तो p² प्रोपोर्शनल टू अधिक मास वाली हैवी मास वाली, ठीक है। वो कह देगा क्वेश्चन में कि के की वैल्यू सेम है, तब क्या हो जाएगा सर, एग्जांपल केस फर्स्ट का, एग्जांपल केस फर्स्ट का एग्जांपल ध्यान से समझ लो कैसा एग्जाम में आएगा। मान लो सपोज करो एक हमारे पास बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है सोहन सिंह ने, एक कार है और एक साइकिल है, वो इस सेम मोमेंटम से मान लो आगे बढ़ रही है। ऐसा मान के चले यहाँ पे कि उनका मोमेंटम कैसा है, सेम है दोनों का, ठीक है। मोमेंटम कैसा है, सेम है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहने वाली है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहने वाली है। कैसा समझ सकते हैं इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैं एक ये वाला पेन यूज कर लेता हूँ। देखो भाई ध्यान से समझे, मैंने मान के चला, मान लो हमारे पास बाइसिकल है, तो अब देखो P इजकल टू मैं लेकर चला mv, और किसके लिए, कार के लिए भी लेकर चलेगा P इजकल टू mv। अब ध्यान देना P की वैल्यू अगर सेम होगी, मान लो साइकिल का जो मास है, साइकिल का मैं मास मान कर चल, तो P कैसा सेम होगा दोनों केस में। अब ध्यान देना भाई, साइकिल का मास 2 कह दिया और वेलोसिटी कितनी कह दी मैंने यहाँ पे, 5 कह दी, ठीक है। और यहाँ पे कार का जो मास कह दिया मैंने 5 कह दिया, और वेलोसिटी कैसी कह दी, 2 कह दी। अब जरा ध्यान देना ऊपरले वाले का मोमेंटम सेम है या ना है, तो आप कहोगे ऊपरले वाले का 5 दूनी 10 मोमेंटम सेम है, ऐसी कार का देखोगे 5 दूनी 10 मोमेंटम सेम है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात आ रही है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहने वाली है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहने वाली है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के ज्यादा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रह जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसका मास कैसा हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मास कैसा हो जा रहा है यहाँ पे, कम, और यहाँ पे मास की वैल्यू कैसी हो जा रही है, 5। तो देखो ध्यान से, मास जितना कम है काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, मास यहाँ जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से कह सकते हैं कि अधिक मास वाली यानी कि हैवी वेट वाली जो, उसका जो मोमेंटम रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, मोमेंटम यानी कि संवेग, और संवेग भी कैसा, लीनियर, अधिक होने वाला है, अधिक रहेगा। यानी जितना ज्यादा भारी चीज उतना ही ज्यादा मोमेंटम ज्यादा है, यानी कि m ज्यादा होने पे p की वैल्यू अपने आप में ज्यादा हो ही जानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जितने भी केसेस के फॉर्मेट है ये आपके थ्योरी में बन के आते हैं क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल फॉर्मेट बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन कैसा बन के आता है, ध्यान देखो। और क्वेश्चन को करने का तरीका बता दे रहा हूं, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत कम चांस रहेंगे आपके गलत होने के। ना तो बहुत से क्या काम करते हैं, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा कर करते हैं, और परसेंटेज एरर के फॉर्मूले से गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कभी कभी गलत वैल्यू दे देता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा उसका रियल में, ठीक है। तो इस वजह से जैसे मैं आपको बोलूं आप ऐसा ट्राई करना। आप यदि कहते हो कि परसेंटेज एरर से, तो परसेंटेज एरर से भी करके देख लेना, कहीं कहीं ठीक आ जाएगा, कहीं कहीं गलत हो जाएगा। दिखाता हूं कैसे। देखो भाई क्वेश्चन है कि यदि P की वैल्यू 50% बढ़ा दी जाए, 50% बढ़ा दी जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताना क्या होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था बहुत अच्छे तरीके से, क्या देखा था, ध्यान दो भाई, K इजकल टू
p²/2m, ये फॉर्मूला देखा था। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो केवल काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में, यानी कि के और पी में लेना बस आपको। तो k इजकल टू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बस p दिखाई दे रहा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं k1p1। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ले सकते हैं k2 इजकल टू p2 का स्क्वायर। और यहां से एक नए फॉर्मूले का जन्म बन सकता है k1 k2 इजकल टू p1/p2 का होल स्क्वायर, p2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा सर वॉइस चेक कर लेता हूं। सही है रोहन सिंह जी, वो थोड़ा मुड़ते वक्त ऐसा होता होगा कुछ। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो भाई। तो जब भी आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे तो आपके बहुत कम क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। तो वो कह रहा काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल मत ना बदलियो, क्योंकि इससे ही हमें पहचान पड़ेगी। यानी कि P1 वो कह रहा है कि जो P में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 50% की बढ़ोतरी हुई। 50% की बढ़ोतरी होने का मतलब है पहले वो चीज सो रही होगी, यानी कि P1 पहले कितना रहा होगा, सो रहा होगा। और 50% यदि बढ़ गया होगा, 50% यदि बढ़ गया होगा, तो 100 से 50% बढ़कर कितनी होगी, 150 होगी। इसका क्या दिखाई दे रहा था आपको, स्क्वायर दिखाई दे रहा। इससे कट हो जाओगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखोगे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाओगा, यहाँ से 4 आ जाओगा, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाओगा, 9 आ जाओगा। अब ध्यान देना यहाँ पे k1 और k2। अब देखो पहले k1 कितना था, 4 था, अब k2 कितना हो गया, अब कितना बढ़कर हो गया, 9 हो गया। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस लेना आपको ऊपर, 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 5। और नीचे वो टर्म्स लेनी है जो पहला होती है, क्योंकि जो शुरुआत में टर्म्स होती है उसी को हमेशा नीचे रखते, ध्यान रखना। फ्रिक्शनल एरर के क्वेश्चन में फंस जाओगे ना। तो यहां से जो शुरुआत में टर्म्स थी वो कितनी थी, 4, और मल्टीप्लाई 100 कर दियो। तो यहां से जब इसको कट करोगे तो 25 पंजे 125 आपका आंसर बनना होगा। 25 पंजे क्या बनना होगा, 125 आपका आंसर बनना होगा। अब इसी क्वेश्चन को कुछ क्या काम करते हैं मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर आपका होता है, ठीक है, हाँ जी, 125% इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। एग्जामिनर आपका जो होता है वो गलत वाला ऑप्शन को भी उसमें डालता है, कि अगर आप गलत तरीके से गए इस क्वेश्चन के उस पे, तो आपका जो गलत मतलब उसमें आपको दिखेगा, वहां पे इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यही ठीक है, गलत वाले को टिक करके भगे आऊंगा और फिर क्या आऊंगे, हम तो काफी अच्छा गया पेपर पर सिलेक्शन नहीं होगा, गड़बड़ होगी। देखो भाई, अब यदि मैं इसका गलत रॉन्ग मेथड बता दे रहा हूं, कभी कभार तो इस वाले मेथड से, परसेंटेज एरर वाले मेथड से सही आ जाता है, कभी कभार गलत आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना भाई, मैं यहां पे बता देता हूं। परसेंटेज एरर का k इजकल टू यहां पर क्या दिखाई दे रहा, p²/2m दिखाई दे रहा, p²/2m दिखाई दे रहा। अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालना चाहूं, परसेंटेज एरर निकालना चाहूं, m तो कांस्टेंट है, कि दो भी कांस्टेंट है, परसेंटेज एरर क्या बनेगा, 2 डेल्टा p/p मल्टीप्लाई 100। और इसका क्या बनेगा, यहां से 2 मल्टीप्लाई p कितना है, ये 50 है, तो सभी क्या करते हैं 50, और यहां से क्या निकालते हैं 100। तो यहां से 100% भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो ये गलत है तरीका। आपको हर किसी केस में, ज्यादातर केस में जो ये मेथड है आपको, इस तरीके के मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें ये परसेंटेज एरर वाले से सही भी आ जाता है और कभी कभार गलत भी आ जाता है। तो मैं आपको एक ही सलाह रहेगी, आपका 2-3 सेकंड बेशक लग जा, लेकिन सही कर का ही हो। अगर इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से करना चाहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड में वो सोल्व हो जाओगा। ठीक है, तो इसे परसेंटेज एरर वाले मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है। मैं इस वजह से यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ। दिखाने का तरीका ये होता कि कोई ये ऑब्जेक्शन ना उठाए कि सर परसेंटेज एरर वाले से भी तो इसे कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज एरर का कहीं पे सही दे देगा, कहीं पे गलत दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ूं, सभी जल्दी जल्दी से थम करके बताओ भाई, क्लियर होगी यहां तक की बात सभी को, सभी एक बार थम कर। यस लिख दो भाई सभी।
अब सभी एक बार यस लिख दो। ठीक है, सभी एक बार यस लिख देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब एक छोटी सी टर्म्स है हमारी, इस छोटी सी टर्म्स को बोलते हैं हम पावर। पावर इसे बोलते हैं सामर्थ्य या शक्ति। ध्यान देना भाई, क्या होती है इसमें, क्या होगा, वर्क होगा, टाइम की भी बात करेगा, टाइम पे होगा, कहते हैं ना वर्क होगा, टाइम पे होगा। ठीक है, और विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं, इक्वल वर्क के लिए हो, कभी कभार क्या होता है इक्वल वर्क के लिए हो टाइम कंसीडर किया जाता है। क्या करा जाता है, टाइम कंसीडर किया जाता है। अब इक्वल काम है, टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए वहां पर किसकी बात देखी जा रही है, पावर की बात देखी जा रही है। तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखना कि इक्वल वर्क करना रहता है हमेशा, इक्वल वर्क में टाइम कंसीडर करा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो पावर बन गई वो वर्क अपॉन टाइम बन गई। यानी कि यहां पे कह सकते हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर यानी कि वर्क रेट, वर्क रेट को क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक वर्कर है, एक ए वर्कर है, एक बी वर्कर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा एसएससी में या कहीं और भी तैयारी जब आपने करी होगी। ठीक है, सी सेट की भी तैयारी करते होगे आप में से, या फिर जैसे आप यूपीपीसीएस का कोई एग्जाम देते हो। ठीक है ना, तो वहां पे जो आपका एक्स्ट्रा फॉर्मेट बन के आता है, वहां भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के। तो वहां पे वर्क ही इक्वल करना होता है। तो ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, एक ने मान लो 30 काम करा, इसने भी कितना काम करा, 30 काम करा, वर्क कितना करा, ए ने भी 30 काम करा, बी ने भी 30 काम करा, बट टाइम कितना लगा, ए को टाइम लगा 5 मिनट का, और ए को बी को लगा 10 मिनट का। तो जल्दी से बताओ किसकी पावर ज्यादा है, पावर किसकी मोर होने वाली है, यहां से पावर मोर बताना आपको। तो हम क्या चाहते हैं सर, दोनों से एक ही तो आ रहा है। ध्यान देना भाई, दोनों से एक ही मतलब, सुरेंद्र कुमार जी मैं समझा नहीं आपकी बात, दोनों से एक ही आ रहा है। अच्छा, वो वाले पिछले वाले उसमें कह रहे होगे, पिछले वाले उसमें कह रहे होंगे फॉर्मूले से, हाँ कहीं कहीं सेम आ जावे, कहीं कहीं अलग आ जावे, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बताओ यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा रहने वाली है। तो पावर उसकी रहने वाली है सेम वर्क करके जिसने टाइम कम लिया, यानी कि इसका मतलब है टाइम जो जितना कम लेगा उतनी पी की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी, सामर्थ्य उसकी ज्यादा होगी। तो यहां से ये फॉर्मूला आपको बताता है। ठीक है, यहां से उसका फॉर्मूला बताता है। अब देखो ध्यान से, पी की यूनिट बताओ जल्दी जल्दी से, पी की यूनिट क्या क्या रहती है, पी की यूनिट क्या क्या रहती है। तो डब्ल्यू से क्या रहा होगा, जूल होगा हमारा, जूल बटे सेकंड। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट की, क्या यूनिट होती है, वाट। लेकिन एक कमर्शियल यूनिट भी होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, औद्योगिक, औद्योगिक, और ऑटोमोबाइल में भी और ज्यादातर मोटर वगैरह में भी इसे यूज करा, औद्योगिक मात्रक क्या होता है, एचपी, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति।
हमें पता है एक एचपी में, एक अशुभ शक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है, अब और बातों को ध्यान से यहां पे समझते हुए चलेंगे। देखो भी ध्यान से, एक जो मनुष्य होता है, एक जो मनुष्य होता है उसकी एचपी में पावर कितनी होती है? एचपी में पावर कितनी रहने वाली है? तो कभी कभार ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो 0.05 एचपी से लेके 0.1 एचपी तक उसकी वैल्यू होती है आदमी के अंदर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। पिछला क्वेश्चन, हाँ जी, टाइम कम पावर ज्यादा। सही कह रहे हो सुरेंद्र जी, कहीं पे सही आ जाएगा, कहीं कुछ जगह पर गड़बड़ आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा वहां पर गड़बड़ होगी। और देखो ध्यान से, कहाँ पे एक मैं आपको कह लूंगा अगर कि आपने देखा होगा जो एक जूल में उसकी पावर 7 अर्ग होते हैं, तो एक यूनिट और आ सकती है यहाँ पे। पावर की यूनिट क्या है? वर्क अपॉन, यहां से अगर देखो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टी। तो इसे मैं अगर जूल कह लगूं और इसे सेकंड कह लगूं तो कभी कभार घुमरा करके वो इस यूनिट को देता है। जूल की जगह 10⁻7 अर्ग बटे सेकंड ये दे देता है कभी कभार। ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्लियर होगी इतनी बात। और कभी कभार P इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी दे रखा है, तो यहां से mgh बाई टी भी हो जाता है ये। तो P इजकल टू, आप अगर इसे अच्छे तरीके से देखोगे तो अगर मैं इसे h को एक तरीके से लेंथ बना लूं या डिस्प्लेसमेंट x के अकॉर्डिंग ले लूं, तो आप देखोगे P इजकल टू ये फोर्स mg क्या बन गया, यहां पे फोर्स बन गया होगा, और मल्टीप्लाई x बाई टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा यहां से? वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना। ये क्या है हमारे पास? पावर, फोर्स और वेलोसिटी। यहां से भी न्यूमेरिकल बन जाता है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, आपको यहां पे मैं लिख देता हूं रिमार्क फॉर्मूला। ठीक है, रिमार्क फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। हाँ जी, वो सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग काम कर लेता है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस लिख दो एक बार। सभी एक बार यस लिख देंगे, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करने वाला हूं भैया। क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करने वाला हूं, सभी एक बार यस लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छे तरीके से। चलो जी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कल के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और टीजीटी ने 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम का, और मैं चाहूंगा इसका सभी का आंसर आना चाहिए भैया। सभी का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसे पहले जैसे ही ले लेता हूं। यहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन सभी को, कि पहले वाला पेज दिखा दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, पहले वाला पेज दिखा देता हूं भाई। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, लो जी। ठीक है, और 1 मिनट में सभी इसका आंसर देंगे, बस 1 मिनट का समय लेता हूं मैं। अभी आया, आप सभी एक बार इसका आंसर देखेंगे। सभी का कमेंट होना चाहिए।
हाँ जी बताओ भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है पुष्पा जी, 10 क्वेश्चन है बस, कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए जल्दी। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका, सभी का आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर। ठीक है, तो आ गया भाई, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सभी बताएंगे क्या आंसर रहने वाला। तो जैसे आप देख रहे होगे घिरनी है हमारे पास में एक, और यहाँ पे ये घिरनी जो आपको दिखाई दे रही है, इस घिरनी में इस तरीके से मास लटका हुआ है, यानी कि M2 है, और यहाँ पे क्या है, ये M1 है, क्या है, M1 है, और इसमें G की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 10 लेके चलनी है, और M1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 kg है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 kg। तो मैंने क्या बताया था कल आपको, हाँ क्वेश्चन पर कर दीजिए, बिल्कुल जी, कल क्या बताया था आपको, जो सभी भारी हो उसमें से इसे घटा दो, तो यहां से घटा दिया, और क्या लेना होता था, फोर्स लेना होता था, क्या लेना होता था, फोर्स लेना होता था, और जी की वैल्यू उसने दे ही रखी है, और एक्सेलेरेशन हमें बताना है, क्या बताना है, हमें त्वरण बताना है, और दोनों मास को आप ऐड करते हो तो 7 + 3, कितना आसान क्वेश्चन बन गया, 4 मल्टीप्लाई, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 10, और नीचे क्या हो गया, 10, इससे खत्म, कितना आंसर आया, 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। आसान भाई। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि आपका बिल्कुल देखो, क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा जब आप सीख के नहीं जाओगे कितना भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन जब आप एक बार कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो आप क्लियर कर लोगे। और ये यूपी टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आयोग ने कभी ना कभी वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसका मतलब ये समझ के चलियो कि उस क्वेश्चन के आने की संभावना वैसे तो बढ़ गई है, पर वो हमारे सिलेबस में है ही है, ये मतलब सोचो कि सिलेबस में ना है तो। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, चलो जी। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया था हमारा, बी ऑप्शन 4। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताते चले जियो भाई। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताते चले जियो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन तो आपको सभी को दिखाई दे रखो, दोनों के बी जल्दी देखो भाई, क्वेश्चन देख कर रखा, किसी भी कण की रैखिक गति के लिए, देखो भाई ध्यान देना मेरी बात पे, क्या बता दे रहा हूं मैं। देखो मैंने आपको जो वर्क पढ़ाया है ना, वो 2 तरीके का बताया, एक तो लीनियर वाला और एक वो वर्चुअल वाला। तो इस क्वेश्चन में वो स्पष्ट तौर पर कह देता है कि भैया लीनियर मोशन हो रही है, मैं इस वाले वर्ड को दिखा देना चाहता था आपको कि लीनियर मोशन हो रही है, रैखिक गति हो रही है, और रैखिक गति में कार्य ऊर्जा जो परिमेय है, कार्य ऊर्जा जो परिमेय है वो किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, अगर एक बात मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर वो ये वाला वर्ड ना देता ना यहाँ पे, तो आयोग पे ना उंगली उठा देते आप, इस क्वेश्चन को रद्द करवाने में ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन कोई इतना ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर ये लीनियर मोशन ना दिया होता तो तब यो कार्य ऊर्जा परिमेय दूसरे लॉ पे काम नहीं करती। ठीक है, वर्चुअल वर्क में काम नहीं करती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है 10 न्यूटन का बल किसी कण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में कार्य करता है और नीचे की दिशा में 5 मीटर की दूरी से विस्थापित होता है, किया गया कार्य क्या होगा। ध्यान देना भाई, किसका एग्जाम्पल दे रखा खुद ही सोच कर देखो भाई। अगर हम फोर्स ऊपर, मान लो कोई हमारे पास रबड़ की बॉल है, मान लो अगर हमने ऐसा पकड़े हुए है, फोर्स ऊपर की तरफ ने और डिस्प्लेसमेंट हो रहा नीचे की तरफ ने, डिस्प्लेसमेंट हो रहा नीचे की तरफ ने, तो कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनना, जल्दी से बताओ कितने डिग्री का एंगल बनना, थीटा बराबर 180 का बनना है ना बनना। और 180 कौन सा वर्क होता था, नेगेटिव, कौन सा वर्क होता था, नेगेटिव। तो आपको कोई, पहले तो आपको यही देख लेना था कि ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में दे रखा है या नहीं दे रखा, पहले ये दोनों तो खत्म हो गए भैया। इसके बाद आपको क्या देखना है कि 5 मीटर का है और फोर्स दे रखा, तो 10 पंजे 50 ही तो आओगे भैया, माइनस थोड़ी ना आने का। तो ये इसका कैसे हो जाएगा राइट आंसर।
एंगल से भी देख लो, सिंपल भी देख लो, जी ऊपर, जी और एच ऊपर मल्टीप्लाई में। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को। नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ बढ़िया वाला, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, दिमाग बढ़िया वाला, ठीक है, जिसे दिमाग ही कह दें। ठीक है भाई, दिमाग लगाओ बढ़िया वाला, दिमाग लगाओ बढ़िया वाला। करवा रखा, मैंने भी आपको बता के आया था कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका बनना है। वो कह रहा 40 mm लंबाई की एक स्प्रिंग पर बल लगाकर खींचा जाता है, यदि 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसकी लंबाई 1 mm बढ़ जाती है, तो स्प्रिंग को 40 mm खींचने में किया गया कार्य कितना रहने वाला है, किया गया कार्य कितना रहने वाला है। ध्यान देना भैया मेरी बात पे, क्या क्या दे रखा, जो उसकी इनिशियल लेंथ दे रखी है, इनिशियल लेंथ सबसे शुरुआत की कितनी दे रखी है, 40 mm, ठीक है। बढ़े 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा, एफ की वैल्यू कितनी लगा रखी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा, इसकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है, ये जो दे रखा है ना, ये लंबाई दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, इसे एल कह दो या एक्स कह दो, एक ही बात है, कितना 1 mm, तो एल की वैल्यू यहां पे कितने ले लो, 1 mm। 1 mm को आप अच्छे तरीके से ध्यानते होंगे तो 10⁻³ मीटर लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत समस्या? तो जब ऐसा करने के बाद मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, स्प्रिंग को कार्य करने वाले बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला था कि F इजिकल टू के एक्स बताया था, माइनस को अगर ध्यान ना दे तो आप, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती थी, यहां से F/x आ जाती थी। तो के की वैल्यू निकाल लो जरा यहां से, F की वैल्यू कितनी आई है भैया आपकी, F की वैल्यू कितनी है, 10 है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं यहां पे x लिख देता हूं, x या L, क्योंकि आपको ये x या L किस वजह से कह रहे हो, आप इसे x या L इस वजह से कह रहे हो क्योंकि इसी में फोर्स लगाकर लंबाई को बढ़ाया जा रहा। तो भाई हुक्स लॉ कब काम करता है, जब फोर्स लगाकर उसकी लंबाई को बढ़ाया घटाया जाता है ना, इस तरीके से। तो x की वैल्यू कितनी आओगी यहां से, 10⁻³ तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 10⁴ आ गई होगी। जैसे k की वैल्यू 10⁴ आई होगी, अब फॉर्मूला लगाओ वही वाला जो सा मैंने आपको बताया था, u इजिकल टू सिंपल फॉर्मूला kx² हो गया, लेकिन u इजिकल टू 1/2 k का क्या बनेगा यहां से, k का क्या बना यहां से 10⁴, और x जो है भाई एक बात बताओ, x जो है कैसा काम करेगा, x काम करेगा इनिशियल वो जीरो से x तक करेगा। तो ऐसा मान के चलो कि जब वो उसे खींचा, मतलब पहले जीरो पे ही तो रहा होगा वो, है ना, कैसा रहा होगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ यहां से, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है भैया, इनिशियल का स्क्वायर। तो u इजिकल टू 1/2 10/4। अब ये जो x f का स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो x f सबसे शुरुआत में भाई यहां पे अगर मैं मान लगू ये स्प्रिंग को अभी खींचा ना जा रहा, तो इसका मतलब है अभी xi कितना है, यहां पे 0 है, xi 0, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0 है। लेकिन xf कितने तक जा रहा है, वो xf कितने तक जा रहा है, वो कह रहा है 40 mm तक जा रहा है, xf कितना तक जा रहा है, 40 mm तक जा रहा है। अब 40 mm को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 गुना 10⁻³ ये लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर यहां पे वैल्यू रखो, यानी कि ये बन गया, और xi कितना है हमारे पास, ये 0 है, तो यहां पे वैल्यू रखो, तो ये हमारा बन गया 40 गुना 10⁻³ का होल स्क्वायर, और -0 का स्क्वायर, -0 का स्क्वायर। तो u इजिकल टू क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 10⁴। अब 40 का स्क्वायर का मतलब है 1600, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 4 तो ये खत्म होगी, 2 ये खत्म होगी, और 2 से इसे काटोगे, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी होगी, 8 जूल आ गई होगी। कितनी जूल आ गई होगी, 8 जूल। जल्दी से बताओ कमेंट करके किस किस का डी ऑप्शन आ गया, जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन करना समझ में आ गया, और कार्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे
पूछा था उसने, ठीक है। और यू जो है वो किस में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डब्लू। क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई चीज रिपीट करनी हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, बाकी सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत तो ना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिख दो सभी। एक बार फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो भाई ध्यान से, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं इस चीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। उसने क्वेश्चन में फोर्स कितना दे रखा था, पहले ये देखो। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने, 10 न्यूटन दे रखी थी। इस फोर्स के लगाने लगाने की वजह से लेंथ कितनी बढ़ जा रही थी, एक्स की वैल्यू कितनी बढ़ जा रही थी, 1 mm बढ़ जा रही थी, 1 mm बढ़ जा रही थी। 1 mm को लिखा जा सकता था इतने मीटर। तो यहां से पहला के निकाल लिया था मैंने। तो आप सभी को पता होगा, आपको स्लो जब मैं लगाता हूं तो माइनस के एक्स, और एक्स को माइनस को इग्नोर करता हूं तो के की वैल्यू कितनी आती है यहां से, एफ बाई एक्स आती है। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, एफ कितना हमारे पास 10 न्यूटन, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10 की पावर -3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाओगी यहां से 10 की पावर 4 न्यूटन आ जाओगी। कोई दिक्कत, डायरेक्शन ही करना सही रहता। रिपीट कर दीजिए सर, डायरेक्ट ही करना सही रहता। हाँ वो कर सकते थे, और मुझे इस वजह से ये सारी चीजें बता रही है जिससे कि आपको वो फॉर्मेट भी समझ में आ जाता है ना, बिल्कुल। और फिर आप वही फॉर्मेट आप इसमें लगा देते, यू इजकल टू हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अब उसने कह रखा था कि जो स्प्रिंग थी वो यहां पे थी, अब इससे यहां तक यानी कि 40 mm तक खींचने में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो एक्स आई यहां पे कितना था 0, यहां पे कितना होगा एक्स एफ कितना है 40 mm, तो वैल्यू रख दो यहां से, के की वैल्यू 10 की पावर 4, एक्स एफ कितना है यहां पे देख लो एक्स एफ 40। अब 40 mm क्या रखा, तो 40 गुना 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और एक्स 0 यानी कि 0 का स्क्वायर। इसे जल्दी जल्दी आप सोल्व करके देखोगे तो यहां से 8 जूल इसका आंसर आ जाएगा, जो डब्ल्यू के इक्वल हो। ठीक है जी, जल्दी बताओ कोई दिक्कत, अब जल्दी बताओ भाई कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से चलिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपको पीडीएफ में बन के मिल जाएंगे, ठीक है। ये टाइप होने गए हुए हैं, थोड़े कम क्वेश्चन थे इस वजह से मैंने ऐसा लगा कर ले आया हूं, ठीक है, इस वजह से। लेकिन जब आपको पूरी सारी चीजें मिल जाएगी तो वहां क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है समान गतिज ऊर्जा की दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, यदि p1 और p2 परस्पर उनके रेखीय संवेग हैं तो p1 बाई p2 का मान बताना है। तो सभी को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है k इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2m कह रहा। तो समान गतिज ऊर्जा कह रखी है, तो यहां से k1 और k2 दोनों सेम ही है, तो k1 और p1 का स्क्वायर बाई 2m1, ऐसे यहां पे p2 का स्क्वायर बाई 2m2, ठीक है। और p1 बाई p2 की वैल्यू हमारे से पूछना चाह रहा है, तो अंदर के अंदर बाहर की बाहर जब करोगे यहां से तो एक ही आ गया होगा यहां से, और p1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2m2, और यहां पे क्या बनेगा p2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2m1, ठीक है। इससे ये खत्म। जब ये इधर जाएगा m1 बनेगा और m2 बनेगा, तो ये अंडर रूट में टर्म्स दे रहा होगा, तो क्या बनेगा टर्म्स जल्दी से बताओ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्प्रिंग पर किया गया है, ठीक है। तो क्या है इसका, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को, किया गया है। हाँ जी हाँ जी, वो नेगेटिव इस वजह से ही आता है आपका। क्लियर हुआ सभी को?
क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जल्दी बताओ भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताएंगे भाई, बहुत आसान है ये सब, टीजीटी का फॉर्मेट ही है सब। क्या क्या रखे? दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है बराबर गतिज ऊर्जाओं के साथ चलते हैं, ठीक है, इनके रेखीय संवेगों का अनुपात पूछ रहा है वो आपसे। तो फॉर्मूला क्या रहता है? k इजिकल टू पी स्क्वायर बाई 2m, उसी को लगाओ। दो पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 बराबर गतिज ऊर्जाओं के साथ चलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो था, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो था। अनुपात पीछे से ले लो एक बार, क्या टर्म्स बनी थी अभी? ये बनी थी हमारी, किस किस का अनुपात बताना था? P1 और P2 का। हाँ यस, हमारा क्या आया था? अंडरवुड m1 बाई m2 इजिकल टू P1 बाई P2, ये बना था ना। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी? m दे रखी है, और ये क्या दे रखी? 4m। इससे ये खत्म हो जाएगा P1 और P2, तो P1 बाई P2 क्या बन जाएगा? 1/2। तो यहां तो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? क्लियर है सर? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है सभी को? ये ऑप्शन बन गया होगा, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सभी का आंसर आना चाहिए, डू योर सेल्फ लिख देता हूं इस पे, ठीक है, बट सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। टीजीटी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जल्दी से सभी का आना चाहिए भाई। जितने भी लाइव क्लास देख रहे हो सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या बताओगे? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बना था हमारा? क्या बना था? पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। यहां से हमारा K1 और K2 क्या बनाना चाहिए? P1 बाई P2 का होल स्क्वायर। तो संवेग बढ़ा दिया, दिख गया। जब संवेग बढ़ा दिया, पहला कितना रहा होगा? 100, 150 कर दिया भाई, ठीक है। इससे खत्म 2 और 3, तो 2 और 3 का क्या बना? यहां से 4 और 9, डिफरेंस कितने का आया? 5 का। कितने पे? 4 पे 100, 25 पंजे 125, बिल्कुल सेम टू सेम ही आया था शायद, ठीक है, 125। सी ऑप्शन हो गया था, ठीक है, कैसा हो गया था? सी ऑप्शन हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी का आंसर आना चाहिए, टीजीटी 2005 में का क्वेश्चन है, अभी कराया था आपने। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जल्दी बताओ भाई इसका क्या आंसर आओगा? वो कह रहा है एक कण का संवेग तथा गतिज ऊर्जा के संख्यात्मक मान बराबर है। कण का वेग क्या रहने वाला है? कण का संवेग क्या रहेगा? P इजिकल टू mv। और काइनेटिक एनर्जी कैसी रहे? संख्यात्मक मान कह रहे हैं ना, पूरा पूरा प्रॉपर लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहे? हाफ mv²। दोनों को सेम रख दो, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड टर्म्स कैसी लेनी है? सेम ले लेनी है। तो mv इजिकल टू k की वैल्यू हाफ mv², इससे ये खत्म, एक स्क्वायर से ये वाला खत्म, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 2 मीटर पर सेकंड आ गई। तो सभी का आगे होगा, सभी का आगे होगा भाई बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से, आपके कमेंट रुके हुए हैं शायद, रुके रहे हैं क्या? बी, ठीक है भाई, क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन और रह रहे होंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताते रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब आपके फॉर्मेट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर आना चाहिए। क्या क्या रखा? यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है,
एक हल्की की और भारी की वैसे ऊर्जा बराबर, तब किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा? तब किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा? बताया तो था, जो जितना भारी, जैसा आपने एक फॉर्मूला बताया था, केस बनाया था बनना, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो वो कह रहा गतिज ऊर्जा समान है, मान लो इसकी वैल्यू सेम होगी, तो पी स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा था? m पे। तो हल्के जो भारी, m की वैल्यू जितनी ज्यादा भारी रहेगी, p की वैल्यू उतनी ज्यादा भारी रहेगी। तो रेखीय संवेग किसका ज्यादा रहेगा? भारी, भारी वस्तु का रहेगा, हैवी बॉडी का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, द हैवी बॉडी का। ठीक है, चला आगे। आया तो क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर ध्यान से बताना है, सभी को बताना है इसका, सभी को ध्यान से बताना है इसका आंसर। उसने यहां पे देख लो क्या पूछ रहा, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा आपसे। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज, आनुपातिक। इसका ध्यान से अगर ये वाला वर्ड पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, करो भाई। वो कह रहा है यदि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो संवेग क्या परिवर्तन होगा? ध्यान दो यहां पे k1 बाई k2 क्या बनाता है? यहां से p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। किसका रेशियो पूछ रहा वो? संवेगों का अनुपात बताना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं p1 बाई p2 कर लगूं तो इस पर अंडर रूट क्या आ जाएगा? k1 और k2 आ जाएगा, यानी कि p1 बाई p2 इजकल टू अंडर रूट k1 की वैल्यू पहले गतिज ऊर्जा सिंपल थी, फिर कितनी होगी? दुगनी कर दी, इससे ये खत्म। तो p1 बाई p2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 2 बननी होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बननी होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना भाई, यहां पे फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है हमेशा आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे, इनपुट नीचे। अभी यही चीज तो समझा के आ रहा था मैं क्वेश्चनों में सारे में, कि हमेशा इनपुट नीचे लेना है आपको, आउटपुट हमेशा ऊपर लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखने लगूं, इनपुट यहां पे क्या काम कर रहा? P1 काम कर रहा है। इनपुट का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे P1 का। आउटपुट का काम कौन कर रहा है? P2 का। तो P2 की वैल्यू जरा देखना कितनी बननी है। परसेंटेज उसने ना पूछ रखा, कोई बात ना, लेकिन पूछता तब बता देते। तो जरा देखना एक बार, P2 की वैल्यू कितनी है यहां से? अंडर रूट 2। और P1 की वैल्यू कितनी है यहां से? 1 है। ठीक है, क्या है? 1 है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ये ऑप्शन कैसा बनेगा इसका राइट आंसर? फ्रिक्शनल चेंज हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया वो सभी को? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन जो है एक तरीके से ग्रेविटी के कंसेप्ट को भी आपका क्लियर कर रहा होगा। ध्यान से क्वेश्चन को करना भैया। वो कह रहा एक 2 किलोग्राम की गेंद और दूसरी 4 किलोग्राम की गेंद को 60 फीट ऊंचे भवन से एक साथ गिराया जाता है। पृथ्वी की ओर 30 फीट गिरने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना रहने वाला है? कितना रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है। एक यहां पे ये 60 फीट, यहां पर ये पृथ्वी है, यहां पे अर्थ है ये, और 60 फीट ऊंचा भवन है ये, 60 फीट है इसकी हाइट। ठीक है, एक 2 किलोग्राम की गेंद है, एक 3 किलोग्राम, कितनी 4 किलोग्राम की गेंद है। तो एक साथ गिराया गया पृथ्वी से 30 फीट गिरने के बाद, पृथ्वी की और 30 फीट गिरने के बाद, यानी कि ये यहां पे मान लो, मैं मानता हूं यहां से यहां तक की इनकी सबकी 30 फीट होगी। तो ध्यान रहे, जब इनकी 30 फीट रही होगी ना, कौन सी चीज सेम रहेगी? आने वाले से अनुपात बताना है। जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई, आंसर क्या कह रहा है? कौन सी वैल्यू सेम रहने वाली है?
ठीक है, कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो आपकी, कौन से बताना है? जल्दी बताओ भाई, इसका क्या बनेगा? इसके बाद कौन सी वैल्यू सेम रहने, इसके बाद एक क्वेश्चन ही रह रहा बस, इसके बाद एक क्वेश्चन ही रह रहा, सभी को बताना है भाई इसका आंसर, कौन सी वैल्यू सेम रहने वाली है, कौन सी वैल्यू सेम रहने वाली है? मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 30 फीट की हाइट तक आते हुए इनकी कौन सी वैल्यू सेम हो जानी है, तो ध्यान रहे वेलोसिटी दोनों केस में सेम हो जानी है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, शायद कमेंट रुके हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके। तो क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताना है आपको, तो K1/K2 का रेशो बताना है, हाफ M1V1 का स्क्वायर ऐसी हाफ M2V2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? अनुपातिक मीन। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई इसका, यस से ये खत्म। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। M2 की कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। वेलोसिटी दोनों की सेम हो जानी है, ये भी V का स्क्वायर बन जानी है, ये V का स्क्वायर बन जानी है, यहां से खत्म। 1/2 1/2 कौन सा आंसर बनेगा भाई? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लियर हुआ सभी को? चलो आगे देखो, और लास्ट क्वेश्चन, सभी को आंसर बताना है इसका, और ये प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को रिलेट करा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी से। ध्यान से बताना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। वेलोसिटी सेम, बिल्कुल सही लिखा आपने, वेलोसिटी सेम हो जाओगे। जल्दी से बताओ भाई, एक पिंड को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितनी ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य की आधी तक कम हो जाएगी, यानी जी की वैल्यू इतनी ले जानी है। जब भी वो इसमें आपसे ये कह दें, जब भी ऊपर की ओर कह दें, ऊपर की ओर जब भी हाइट की बात आ जा, जब भी किसकी बात आ जा? हाइट की बात आ जा, ठीक है, हाइट की बात आ जा, तो तब आपको क्या लगाना है, यानी कि एक तरफ तो इसमें कंसेप्ट लगाना है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, और एक तरफ उसमें किसका कंसेप्ट लगाना है? काइनेटिक एनर्जी का। सभी का कमेंट आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है भैया, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा को क्या कह रहा है? वो आधी कह रहा है, और शुरुआत में उसने क्या दे दिया? ये वेलोसिटी दे दी, शुरुआत में क्या दे दी? वेलोसिटी दे दी, शुरुआत में वेलोसिटी दे दी। तो पहले जिसमें वेलोसिटी देगा, जिसमें भी मैंने आपको बताया था मोशन देते ही आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने देनी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ mv², तो 1/2 m ऐसा कैसे, क्योंकि है ही नहीं, और 4 दे रखा है, ये कितना हो गया? 16, इससे इसे कट करोगे कितना होगा? 8, यानी कि 8 m आ गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। और वो कह रहा है कितनी ऊंचाई पर, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर, यानी कि मैक्सिमम हाइट की बात होगी, मैक्सिमम हाइट की बात होगी। देखो अभी मैं इसका फ्लो डायग्राम बना देता हूं, कैसे बनेगा, ध्यान दो भाई। मैंने कहा कोई भी मास हमारा ऐसा था, तो वो कह रहा है कि वो ये जो ऊपर की तरफ ने मैंने फेंका 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी यहां पे। तो वो कह रहा है अब काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी हाइट पे? इस हाइट पे, जब भी हाइट की बात आ जाए, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? यहां पे हाइट में जाते ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी। तो अब क्या पूरी की पूरी जो यहां से काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पे जाते जाते पूरी होगी क्या? नहीं, ये तो कह रहा है वो आधी हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है आधी की वैल्यू कितनी, आधी कितनी हो जाएगी? 8m की, कितनी आओगी यहां से? 4m, और वो जो 4m रहेगा आपका वो क्या बन चुका होगा? अब
यानी कि वो जो 4 काइनेटिक एनर्जी खराब होगी वो किस में बदल चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का हाइट में फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, m से m कट गया, किसकी वैल्यू पूछ रहा, h की वैल्यू पूछ रहा, तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ जाओगे 4/g, और g की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास में 10, तो h की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.4 मीटर। तो क्या बन जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। वेलोसिटी सेम क्यों होती है सर, देखो क्योंकि ध्यान रहे जैसे अर्थ से किसी भी अर्थ से थोड़ी बहुत भी अगर हाइट रह रही है तो एक वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, एक वैल्यू और कौन सी सेम रहती है, वो होती है जी की वैल्यू, तो उसे वो हर एक उससे अपनी तरफ खींचना चाहोगी। और ये वाली बात ज्यादातर किसके लिए अप्लाई होती है, वैक्यूम के लिए अप्लाई होती है, उसकी वेलोसिटी की। अगर वैक्यूम ना हो तो तब गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो सेम जी से प्रत्येक वस्तु को खींचना चाहेगा, तो सेम जी से प्रत्येक वस्तु को खींचना चाहेगा, तो उसकी वही की वैल्यू कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया, बताओ भाई क्लियर है सभी को। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। संडे में आपका टेस्ट होता है और संडे में टेस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से करना भाई। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से। ऑल द बेस्ट सभी को।